नमस्कार भाइयों और बहनों, मेरा नाम ज्योत्सना सिंह है और मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ कि ये जो चुनाव चल रहे हैं अपने देश में, चुनाव का मौसम है जिसको बोलते हैं कि एक तरीके से फेस्टिवल है ये, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी का फेस्टिवल है ये। तो मुझे ये कहना है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि भाजपा जो है वो लगातार जीतते जा रही है, मोदी जी के नाम पे या उनके कामों के नाम पे या जिस नाम पे भी। तो इस वीडियो में आपको यही बताऊंगी कि भाजपा के जीतने के कारण क्या है और ये क्या कारण है कि कांग्रेस जो कि इतनी पुरानी पार्टी है उसके बावजूद भी उसको इतनी करारी शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, अगर हम बात करेंगे अभी राजस्थान की, तो राजस्थान में क्या मुद्दे थे, इन्होंने क्या मुद्दा बनाया? उन्होंने मुद्दा बनाया कि भाजपा जो है वो ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। लेकिन देखिए, जिस तरीके से कन्हैया कुमार का मर्डर किया गया, उसके बाद राहुल गांधी जी जो कि इतने बड़े नेता हैं, वो बोलते हैं कि वो बच्चे हैं, उनसे गलती हो गई, उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। ठीक है, ये भी सोच लीजिए आप कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है, पर क्या ये ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं है? दूसरी तरफ देखिए भाजपा है, उनकी क्या पॉलिसीज, वो बोल रहे हैं कि भाई हम आपको गरीबों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यानी कि आपके अकाउंट में जो पैसे हैं, अगर सरकार यहाँ से 1 रुपये भेज रही है तो उस गरीब के खाते में 1 रुपये ही पहुँच रहा है। राजीव गांधी जी जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री थे बहुत पहले, उन्होंने बोला था, बहुत दर्द से बोला था कि मैं अगर यहाँ से 1 रुपये डालता हूँ तो गरीब की झोली में केवल 15 पैसे पहुँचता है। तो आप यही समझ लीजिए कि उन्हीं की दिल की बात को मोदी जी ने समझा और उसको अच्छे तरीके से करके दिखाया कि कैसे हम 1 रुपये भेजेंगे तो गरीब के हाथों में 1 रुपये ही पहुँचेगा। और जो इनकी आयुष्मान भारत योजना है, आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए दिए जाते हैं सेकेंडरी और टर्शरी केयर के लिए, और वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। आप ये सोचिए कि एक गरीब आदमी, क्या एक मध्यम वर्गीय आदमी भी, गरीब की तो बात ही छोड़ दीजिए, एक मध्यम वर्गीय आदमी के लिए भी ये बहुत ही मुश्किल है कि वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवाए। लेकिन ठीक है, अब गरीबों के लिए तो मोदी जी ने ये किया, तो ये तो बात है ही ना, फिर उसके बाद तो उनको सपोर्ट मिलेगा ही। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, जैसे जो हमारी पुरानी संस्कृति है उसको भी मोदी जी ने फिर से रिवाइवलिज्म किया, रिवाइवल बोलते हैं इसको। पहले जब बहुत पहले 2 तरह के रिफॉर्म मूवमेंट चलते थे, एक था रिफॉर्मिस्ट और एक था रिवाइवलिज्म। रिफॉर्मिस्ट मतलब कि जो हमारी कुरीतियाँ हैं या क्या हैं उनको चेंज करना है, और रिवाइवलिज्म मतलब जो हमारे पुराने आदर्श हैं, ओल्ड वैल्यूज हैं, कल्चर है जो हमारा, उन पे प्राइड करना और उनको फिर से उनमें जो अच्छी चीजें हैं उनको लेकर आना। तो मैं देखिए एक अनअपोलोजेटिक हिंदू हूँ, ठीक है, मैं एक हिंदू हूँ और मुझे इस बात पे गर्व है, और साथ ही साथ मैं सारे धर्मों का सम्मान करती हूँ, बिल्कुल करती हूँ। बिल्कुल एक छोटी सी बात बताती हूँ आपको, जो कि मेरा एक अनुभव है, अपना खुद का अनुभव है। जब मैं छोटी थी तो जैसे मान लीजिए कि कोई मंदिर दिखा तो मेरी आदत थी कि मैं ऐसे करती हूँ, लेकिन अब मैं इस बात को सोचती हूँ कि यार मैं ऐसे प्रणाम क्यों नहीं करती, मेरी संस्कृति तो ये है। तो मैंने ये कहाँ से सीखा? क्योंकि मुझे शायद ये जताया गया या ये सिखाया गया, या फिर कह लीजिए मॉडर्निज्म या जो भी वेस्टर्नाइजेशन, उसके चक्कर में बताया गया कि भाई ये तो मतलब आई एम नॉट मॉडर्न इनफ, जिसकी वजह से ऐसे करना सीखा मैंने कि हाँ भगवान भी हैं तो ऐसे। मैं इसकी बिल्कुल भी मुखालफत नहीं कर रही हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए, करिए जिसको पसंद है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि हमारा कल्चर ये है, हमने ये सीखा है, हमारे माँ बाप ने हमें ये सिखाया है, हमारे हिंदू धर्म में नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं, जो कि हमें करना चाहिए। तो अब भाजपा सरकार क्या कर रही है, इन्हीं चीज़ों को वो बता रही है कि देखिए ये हमारी एक तरीके से धरोहर है, चाहे वो काशी विश्वनाथ में हो, चाहे मथुरा में हो, या फिर राम मंदिर अयोध्या में हो, या फिर ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जिनका वो क्या उनकी वैल्यू है, क्या वो रखते हैं स्थान हमारे सनातन धर्म में, उसको वो लोगों को बता रही है। लेकिन आपको क्या लगता है कि मंदिर बनाना केवल ये एक रिलीजियस काम है कि हाँ क्या होगा मंदिर बनाने से, मेरे जैसे युवा को रोजगार थोड़ी मिल जाएगा? मंदिर बनाने से मुझे रोजगार मिलेगा क्या? ठीक है, मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन आप सोचो मंदिर बन रहा है या कुछ भी बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, तो वहाँ पे वर्कर्स काम करेंगे, गरीब लोग काम तो करेंगे ना वहाँ जाके, जो आसपास के लोग होंगे। उसके बाद वहाँ होटल्स बनेंगे, वहाँ नई नई दुकानें खुलेंगी, वहाँ के आसपास के रोड डेवलप होंगे। अब अयोध्या में ही देख लीजिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला है। तो इस तरीके से एक स्पिरिचुअल कैपिटल की तरह इंडिया को डेवलप किया जाता है, जिसके और जो कि हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है कि ये हमें कुछ नए सिरे से करना है। पुराणों में भी या आप पुरानी चीज़ों को देख लीजिए, तभी भी ऐसा ही था कि भारत को क्या बोलते थे कि भारत जो है वो सोने की चिड़िया है,
तो सोने की चिड़िया केवल सोने के लिए नहीं बोलते थे, ज्ञान के लिए बोलते थे, कल्चर के लिए बोलते थे। दूर दूर विदेशों से लोग यहाँ आते हैं कि हमको शांति चाहिए, धर्म की गोद में जाना है, चाहे जो भी। और हम यहाँ रहते हुए खुद अपनी जो रूट्स हैं, अपनी जो वैल्यूज हैं, उनको हम भूलते जा रहे हैं। भूलते जा रहे हैं नहीं, क्योंकि हमारे दिमाग में ऐसा प्लांट किया जाता है कि यार ये तो बहुत पुरानी चीजें हो गई हैं, ऐसे कौन करता है। अब जय श्री राम कौन बोलता है? जय श्री राम बोलने से तो हम वो हो जाएंगे ना कि हम बहुत गंवार हैं। ऐसे कैसे हम किसी को मिलके राम राम भाई जी बोलेंगे? हमको तो हेलो हाय ही करनी है, राम राम तो कर नहीं सकते, क्योंकि ये तो बहुत ही ऐसा सिखाया जाता है हमको, या ऐसा हमारे दिमाग में एक सॉफ्ट तरीके की चीजें डाली गई हैं। वो भी सही है, आप हाय हेलो भी करो, जो आपका मन है आप वो करो। लेकिन अगर हम जय श्री राम या राम राम या राधे राधे या जो भी जिसको बोलना, जिसकी जो मर्जी है, क्योंकि भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो हम अपने तरीके से जो चाहे वो बोल सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उसमें भी हमें अंदर से प्राइड आनी चाहिए कि यार हाँ, हम जो है वो है, सब धर्मों का सम्मान करिए। लेकिन भाजपा केवल धर्म के आधार पर नहीं जीत रही है, आपको ये बात समझनी होगी। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि भाजपा केवल हिंदू धर्म को एक तरीके से फिर से उजागर कर रही है या हमारे पुराने वैल्यूज को लेके आ रही है इस वजह से। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी बहुत सारी पॉलिसीज हैं जिसकी वजह से वो जीते। जैसे मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट बेनिफिट, जनधन आधार योजना जब शुरू की थी मोदी जी ने, तब सारे लोग हंसा करते थे कि यार क्या करेंगे गरीबों के अकाउंट खोल के, क्या करेंगे, पैसे तो रहेंगे नहीं। तो अकाउंट खोलने से क्या होता है, देखिए क्या होता है कि आज अगर 1 रुपया भेजा जा रहा है तो वो उन तक पूरा पहुंच रहा है, बीच के बिचौलिए नहीं खा पा रहे हैं। और यही दर्द है लोगों का कि बीच में खा क्यों नहीं पा रहे। ये तो बिल्कुल, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि करप्शन पूरी तरीके से खत्म हो गया और करप्शन बचा ही नहीं है, ऐसा नहीं है। उसमें बहुत समय लगेगा, क्योंकि करप्शन जो है वो वीडेड है इंडियन सोसाइटी में, कि मतलब इंडियन सोसाइटी किसी भी सोसाइटी में जिसको, क्योंकि एक तरीके से आप ये कह लीजिए कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनके पास शायद गवर्नमेंट उतना पैसा नहीं देती या इतनी सैलरी नहीं देती, जिसकी वजह से उनको लगता है कि यार ठीक है, एक अगर प्यून है तो वो अपने लेवल पे खा रहा है, क्लर्क है अपने लेवल पे खा रहा है, कोई अधिकारी है वो अपने लेवल पे खा रहा है, सब कर रहे हैं। लेकिन फिर भी वो चीजें धीरे धीरे जैसे जैसे, अब इसको खत्म करने के लिए मोदी सरकार ने क्या किया है, मोदी सरकार ने देखिए सिंपली क्या किया है। देखिए इलेक्ट्रिसिटी बिल, मुझे याद है जब मैं छोटी थी अपने घर में, तो मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ, तो वहां पे बिल जो है 5 महीने 6 महीने ऐसे के बाद एक साथ ले जा करके बिल पे करते थे। उसमें कई लोगों से मैंने सुना कि ऐसा होता है कि यार अगर हमारा बिल 30,000 है, हमने वहां जो इंजीनियर है उनको खिला दिए पैसे, 30 की बजाय हमने 10 भरे और बाकी 5 हमने इंजीनियर को खिला दिए। तो लेकिन अभी क्या हो रहा है कि बिल, आप चूंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल है आप ऑनलाइन भरते हो, मतलब आपकी जो आई है आप वो भर रहे हो, मतलब वो सरकार के पास ही पैसा जा रहा है। तो करप्शन मिटा ना इस लेवल पे कहीं ना कहीं। तो इसी तरीके से धीरे धीरे जैसे जैसे कंप्यूटराइज होंगी तो फिर करप्शन इसी तरह से धीरे धीरे खत्म होगा, एक बार में खत्म नहीं हो सकता। तो अब हम बात कर रहे थे राजस्थान चुनाव की। तो राजस्थान चुनाव में देखिए जो ये सीएम के चेहरे हैं उनके नाम पे किसके किसके नाम आ रहे हैं। एक हैं महंत बाबा बालक नाथ जो कि तिजारा सीट से जीते हैं, इमरान खान कोई लड़े थे वहां उनके अगेंस्ट, फिर गजेंद्र सिंह शेखावत हैं जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। उसके अलावा अश्विनी वैष्णव जो है हमारे रेलवे मिनिस्टर, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया रेलवे में। आप देखिए बुलेट ट्रेन जब बोलते थे मोदी जी तब लोग लगता है बुलेट ट्रेन, जहां नॉर्मल ट्रेन अच्छे से नहीं चलती वहां बुलेट ट्रेन क्या चलेगी। अरे भाई देखो कितनी सारी वंदे भारत ऐसे ही दौड़ रही है और ऐसे ही चलने लगेंगी बुलेट ट्रेन और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि कांग्रेस सरकार ऐसा नहीं कर सकती या वो करना नहीं चाहती, पर जब उनको मौका मिला तब वो शायद ये कर नहीं पाई। ऐसा है कि अब उनको वापस से मौका मिले तो उन्हें ये करना चाहिए। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर। फ्रीट कॉरिडोर क्या है कि जैसे पैसेंजर ट्रेन है कि हम जा रहे हैं उससे, फ्रीट कॉरिडोर के सामान का जो यहाँ से वहां वितरण होता है कि इस जगह से उस जगह जा रही है, तो उसके लिए फ्रीट कॉरिडोर डेडिकेटेड की अलग से, इन ट्रेनों में केवल जो है सामान जाएगा। अब जम्मू से कोई चीज चली गई एकदम नीचे चेन्नई समझ लीजिए आप, फिर इधर हमारे राजस्थान से कोई चीज वेस्ट बंगाल चली गई, तो उसके लिए उन्होंने कॉरिडोर बनाया और देखते ही देखते वो पूरी भी हो गई और चलने भी लग गई। लोग मजाक उड़ाते थे कि ये पॉसिबल नहीं है, ये है वो है, लेकिन देखिए पॉसिबल है तभी तो हो रहा है। अब आप देखिए इतने सारे जो हमारे रेलवे स्टेशन है उनका किस तरीके से मॉडर्नाइजेशन कर दिया गया, बिल्कुल चेंज। तो क्या ये काम ही तो है मोदी जी का जो कि धरातल पे दिख रहा है। मोदी जी का क्रेडिट तो है ही, साथ साथ पूरी भाजपा पार्टी का भी क्रेडिट है। तो इसको लोग समझ रहे हैं। ये
ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू मुस्लिम डिवाइड है या नॉर्थ साउथ डिवाइड है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझते हैं कि काम कैसे होता है, क्या होता है, या पढ़े लिखे नहीं भी हैं, गरीब भी है, उसको भी समझ आ रहा है कि भाई मोदी जी का काम दिख रहा है, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो अटल पेंशन योजना हो, चाहे फिर आपकी ये जो आवास योजना हो जिसके तहत गरीबों को घर मिल रहा है। अब उसमें मोदी जी के जो सरकार के मंत्री हो, ये थोड़ी पूछते हैं कि तुम्हारा नाम इमरान है कि तुम्हारा नाम राम है, ऐसा नहीं पूछते। तुम भाई, तुम्हारी अगर इसके नीचे आपकी कुछ भी, आप अगर बीपीएल कार्ड होल्डर हो तो आपको घर मिल रहा है, क्यों नहीं मिला? और यही काम का तरीका भी है, इसी तरीके से काम होना भी चाहिए। तो फिर आपको क्या लगता है कि मतलब जो ये भाजपा सरकार का तरीका है, क्या इससे 2024 में तो देखिए किसी को कोई डाउट ही नहीं है कि मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे, सबको पता है कि वही बनेंगे। मैं एक मतलब अवेयर सिटीजन होने के नाते जब मैं ऐसे सोचती थी कि यार ऐसा अगर हो गया कि मोदी जी चुनाव हार गए और कोई और प्राइम मिनिस्टर बन गया, मैं ऐसा इमेजिन ही नहीं कर पाती थी। मतलब मैं सच बता रही हूँ, रात भर मैं सो नहीं पाती थी। मुझे लगता था कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि आप देखिए पहले, बहुत पहले नहीं, बस 7-8 साल पहले चले जाते हैं, 10 साल पहले चले जाते हैं, जब हम अमेरिका की बात करते थे, यूएसए, और हमारा उनसे कोई पंगा हो गया इंडिया, तो हमें लगता था यार यूएस वाले तुमको कुछ समझेंगे ही नहीं, यूएसए वाले हमें क्या समझेंगे, कुछ नहीं समझते। लेकिन आज यूएसए हो, यूके हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे इटली हो, चाहे कुछ भी हो, जो भी है सबको, या कनाडा हो, अभी आपने देखा होगा न्यूज में बहुत चल रहा था कि कनाडा ने हमारे ऊपर कुछ ऐसा, भारत के ऊपर ऐसा इल्जाम लगाया था कि किसी एक खालिस्तानी सपोर्टर को, जिसे इंडिया खालिस्तानी सपोर्टर मानता है, लेकिन कनाडा ने बोला ये हमारा सिटीजन है, उसको मरवाया, चाहे जो भी है। लेकिन अब आप बताइए, अगर अमेरिका ओसामा बिन लादेन को दूसरी जगह जाके मार रहा है तो वो सही है, लेकिन हम कर रहे हैं तो गलत है। कर रहे हैं तो कर रहे हैं, करने तो भाई, लेकिन वो भी आग में आग मिला के अमेरिका हमसे नहीं कह पा रहा। क्यों? क्योंकि हमारी एक स्टैंडिंग है, उनको पता है कि इंडिया के बजाय अगर इंडिया के साथ उनके रिश्ते अच्छे नहीं होंगे तो ट्रेड और उनका नहीं बढ़ेगा, उनकी इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी। जब मोदी जी बोलते थे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो सबको लगता, बोलते थे ट्रिलियन में जीरो कितने होते हैं, पता भी है आपको, कैसे हो पाएगा? लेकिन आज आप देखो लगभग $4 ट्रिलियन के आसपास हम पहुंच गए हैं, और वो दिन भी दूर नहीं कि जब $5 ट्रिलियन हम पहुंच जाएंगे। और मुझे तो लगता है कि जो उन्होंने बोला था 2022 तक की $5 ट्रिलियन, वो भी पूरा हो सकता था अगर ये बीच में कोरोना की वजह से स्लो डाउन नहीं आता। ठीक है, लोग बोलते हैं कि सरकारी नौकरियां कम हो गई हैं, इसमें मुझे भी लगता है कि वो सरकारी नौकरियां थोड़ी बढ़ानी चाहिए। लेकिन जो ये मुद्रा योजना है जिसके तहत लोन मिला, या जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं, जो एक मतलब विमेन बनाती है, बेसिकली जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो विमेन के होते हैं, उनको कितने सारे लोन मिले, अपने बहुत सारे उन्होंने खुद के व्यवसाय शुरू किए। तो काम तो हो रहा है, धीरे धीरे ही होगा। भारत एक बहुत अमीर देश तो था नहीं कि अचानक से सब लोग अंबानी बन जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे चल रहा है और चलेगा। और अभी फिर से बात हम करते हैं, वापस से आ जाते हैं मुद्दे पे, थोड़ा भटक गई थी मैं राजस्थान चुनाव पे। तो आपको क्या लगता है कौन बनेगा चीफ मिनिस्टर? मुझे तो लगता है कि ये जो बाबा बालकनाथ जी हैं, ये इनको छोटा योगी बोलते हैं, योगी राजस्थान के योगी। योगी आदित्यनाथ की तो बात ही क्या करें, यूपी को कैसे क्या बना दिया, चल रहा है काम। ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल लंदन बना दिया, क्योंकि मैं खुद एक यूपी की रहने वाली हूँ, लेकिन काफ़ी हद तक क्राइम में कमी आई है और बहुत अच्छा चल रहा है उनका, जो भी चल रहा है। बेस्ट सीएम अगर बोला जाए तो मैं तो उन्हीं को बोलूँगी। नहीं, इसलिए नहीं कि मैं यूपी की हूँ, इसलिए भी कि उनके काम को देखते हुए और बाकी सब चीज़ों को भी वो हैं, तो उस हिसाब से बाबा बालकनाथ जी को बनाया जा सकता है। और प्लस ये जो मुद्दा चल रहा था कास्ट पॉलिटिक्स का, ओबीसी जनरल ये वो, तो बाबा बालकनाथ जी ओबीसी भी है, तो ओबीसी वोटर्स को साधने के लिए भी बीजेपी ऐसा कर सकती है कि उन्हें सीएम बनाए, चीफ मिनिस्टर बनाए। और इसके अलावा जो नाम आ रहा है वो आ रहा है दिया कुमारी, ये जो है विद्याधर नगर से जीती हैं चुनाव, और ये हमारे राजा थे मान सिंह, उनकी जो ग्रैंड डॉटर है। इसके अलावा वसुंधरा राजे के बारे में आपको सबको पता है, वो एक रॉयल फैमिलीज हैं, बट अभी मुझे नहीं लगता कि वो चीफ मिनिस्टर बन सकती हैं, ऐसा मुझे लगता है। बाकी बन जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है मुझे कि वो नहीं बनेंगी। मेरे हिसाब से बाबा बालकनाथ जी को बनना चाहिए और वो ही बनेंगे शायद। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू।